Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is action research. आपने नाम सुना है कभी एक्शन रिसर्च का? तो आज हम एक्शन रिसर्च के बारे में जानेंगे कि एक्शन रिसर्च क्या होती है, ये एक्शन रिसर्च किसके द्वारा दी गई है, कौन इसका फादर था, या हम इसे यूज कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है इसका, क्या पाथ ये फॉलो करता है। तो इसके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। Okay, now first of all, who is the father of action research? Many a time this question arises in TET exams की या फिर किसी भी टीचर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक्शन रिसर्च के फादर कौन थे। तो एक्शन रिसर्च के फादर थे कर्ट लेविन। ये आपको टर्म बहुत ध्यान से ध्यान रखनी है कि एक्शन रिसर्च के फादर किन्हें माना जाता है। तो एक्शन रिसर्च के फादर माना जाता है कर्ट लेविन को। नाउ बैकग्राउंड मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ था, क्या था और कैसे एक्शन रिसर्च आई थी, किसने यूज की थी, पहली बार टर्म किसने कॉइन की थी, ये सारी चीजें। द टर्म कॉइंड बाय कर्ट लेविन। तो हमें दो चीजें अभी तक पता चली हैं कि फादर भी एक्शन रिसर्च के कर्ट लेविन है और ये टर्म भी किसने दी है, कर्ट लेविन ने दी है। अपने कौन से रिसर्च पेपर में दी है, तो वो है एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स। एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स। एजुकेशन में कौन लेके आया था इन्हें, तो एजुकेशन में लेके आए थे स्टीफन कॉरे। कौन लेके आया था, स्टीफन कॉरे। ओके, एक्शन रिसर्च किसके ऊपर बेस करती है, तो ये बेस है कर्ट लेविन की। हमें पता चला कर्ट लेविन लेके आए, उन्हीं का रिसर्च पेपर था, बट कौन सी थ्योरी से है ये, उनकी फील्ड थ्योरी से है। देन बुक कौन सी थी, एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, मतलब स्कूल में होने वाले जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, जो अभ्यास हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए एक्शन रिसर्च की जाती है। क्लियर। एक्शन रिसर्च के फादर कर्ट लेविन लेके आए, मतलब टर्म कॉइन की कर्ट लेविन ने। एजुकेशन में लेके आए स्टीफन कॉरे। कौन सी थ्योरी थी, कर्ट लेविन की ही थ्योरी थी, फील्ड थ्योरी। एंड बुक कौन सी लिखी उन्होंने, एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। अब हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि एक्शन रिसर्च होती क्या है। द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर्स अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड, करेक्ट और इवेल्युएट देयर डिसीजन और एक्शंस। ये स्टीफन कॉरे ने कहा। हम क्या मान सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टीफन कोरे ये कहते हैं कि जब भी प्रैक्टिशनर्स, मतलब अगर कोई टीचर है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी फील्ड में है, तो वो प्रैक्टिशनर्स के सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपका एनवायरनमेंट इतना वेल एंड गुड है कि आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं। आप जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो, आप जहाँ पे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, तो आपके एनवायरनमेंट में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जहाँ पे आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, या फिर आप अपनी गाइडेंस किसी और को प्रोवाइड कर रहे होते हो। सेकेंडली, अगर आपने कोई पाथ गलत कर दिया है, आप किसी कोई गलत चीजें कर दी हैं आपने, तो उसे कैसे करेक्ट किया जाएगा। और अगर आप एज अ टीचर हो, तो आपको सेल्फ इवेल्युएशन भी कैसे करना है और स्टूडेंट इवेल्युएशन भी कैसे करना है। क्लियर। देन सीवी गुड ने क्या कहा है, एक्शन रिसर्च एक टाइप की रिसर्च होती है जो टीचर्स के द्वारा यूज की जाती है, सुपरवाइजर्स के द्वारा यूज की जाती है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी इसे यूज कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए, या फिर अपने डिसीजन और एक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। आई थिंक आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर है। देन नेक्स्ट, अब आती है क्लासिफिकेशन, मतलब रिसर्च की, एक्शन रिसर्च की क्लासिफिकेशन नहीं है, ये है रिसर्च की क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है द बेसिक रिसर्च। देखो, अब बेसिक रिसर्च का क्या मतलब है, जैसे हमें लाइट इन्वेंट करनी थी, तो लाइट के लिए किसी ने तो ये सोचा होगा ना कि जैसे सूरज चमकता है दिन में, तो हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो जो रात में भी हमें एज अ सन की तरह हमें लाइट दे रहा है, मतलब लाइट एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो वी कैन एबल टू सी द थिंग्स इन नाइट ऑल्सो। तो बेसिक रिसर्च क्या होती है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए जो रिसर्च अटेम्प्ट की जाती हैं, या बिल्कुल बेसिक है, उनके पीछे कोई ऐसी चीजें नहीं है कि वो ऑलरेडी हो चुकी है और हम उन्हें दोबारा से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर वेरी बेसिक फंडामेंटल रिसर्च
हैं इन्हें किसी जनरलाइजेशन तक पहुंचने के लिए। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो जनरलाइजेशन ये हो सकती है कि द वार्ड्स ऑफ वर्किंग मदर, जो वर्किंग मदर के बच्चे होते हैं, दे आर क्वाइट वी कैन से दैट दे आर क्वाइट लेस अटेंटिव, वो लेस अटेंटिव होते हैं और दे आर क्वाइट आइसोलेटेड, मतलब जिनकी मम्मा भी वर्किंग होती है, जिनके फादर भी वर्किंग होते हैं, तो उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो वो आइसोलेट से हो जाते हैं, कम बातें करते हैं। तो ये जनरलाइजेशन कैसे पहुंचूंगी मैं? जब मैं कुछ सैंपल लूंगी, मैं कोई रिसर्च करूंगी, मान लो मैंने 100 बच्चों का डाटा लिया, तो उनसे पूछने की कोशिश करूंगी जिनकी मम्मी वर्किंग है, तो उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। इफ दे आर इंट्रोवर्ट टाइप और वो किसी से बात नहीं करना चाहते, तो मैं ये अपनी रिसर्च के बाद दिखा सकती हूँ कि मैंने ये डाटा कलेक्ट किया एंड आई टॉक टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उनसे पता चला कि वो बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो ये बेसिक रिसर्च है, मतलब जब आपको किसी जनरलाइजेशन तक जाना होता है। इसके बाद आती है अप्लाइड रिसर्च। अब आपने बेसिक रिसर्च कर ली, अब आप उसको अप्लाई करने जा रहे हो कि मैंने जाना कि बच्चे जिनकी मदर वर्किंग होती हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, दे आर आइसोलेटेड इन नेचर, तो मैंने इन्हें अप्लाई कर लिया। मैं पहले बच्चों का डाटा देख लेती हूँ और मुझे पहले से ही पता है, ये जनरलाइजेशन मेरे पास है कि दे आर नॉट दैट गुड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, तो मैं उसे रिसर्च को अपनी किसी पॉपुलेशन ऑफ सैंपल पे यूज कर लूंगी। मैंने डाटा लिया था 100 बच्चों का, पर मेरे स्कूल में है 600 बच्चे, तो मैंने उस डाटा को यूज कर लिया कि अगर मेरे पास 600 बच्चे हैं तो उनमें से 350 ऐसे बच्चे हैं जिनकी मम्मी वर्किंग है, तो मैंने ये जनरलाइजेशन अप्लाई कर ली। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि बेसिक रिसर्च होती है जो बिल्कुल फंडामेंटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जनरलाइज की जाती है, यूनिवर्सल बनाने के लिए। देन अप्लाइड रिसर्च होते हैं कि आपने जो बेसिक रिसर्च निकाली थी उसमें उसकी एप्लीकेशन कर देना, मतलब उसी रिसर्च को आप क्या कर लोगे, यूज कर लोगे, यूसेज देख लोगे उसकी। क्लियर? एंड द थर्ड वन आर एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होते हैं कि ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब आप एक क्लासरूम में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, तो टीचर्स कैसे डील कर रहा होता है, सिंगल टीचर या फिर नंबर ऑफ टीचर्स उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए कैसे डील कर रहे होते हैं। क्लियर है? आगे मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अब इसके गुण क्या हैं? सबसे पहले है सॉल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम। मैंने अभी आपको बोला कि एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि जो भी टीचर्स के सामने कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, टीचर्स उनसे डील कर रहे होते हैं, है ना, डील कर रहे होते हैं और उस प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब मैं टीचर्स की बात कर रही हूँ तो टीचर्स अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना, कि मान लो मेरी क्लास में एक बच्चा है जो नेल बाइटिंग करता रहता है और उसका पूरा ध्यान नेल बाइटिंग पे ही रहता है, तो मैं ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ, या फिर दुनिया में जितने टीचर्स हैं वो सभी से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? नहीं, वो इंडिविजुअल टीचर फेस कर रहा होगा या कुछ टीचर्स फेस कर रहे होंगे। तो हमारी जो लोकल प्रॉब्लम है, हमारी जो डे टू डे लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में काम आती है। तो क्लासरूम प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी बोला नेल बाइटिंग, तो टोरेंसी है, इनडिसिप्लिन है, मतलब बच्चे बहुत कम आते हैं, या फिर एब्सेंटीज ज्यादा है, या लेट कमर्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च मैं करूंगी वो मेरी एक्शन रिसर्च कहलाएगी। ठीक है? इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया है कि साइंटिफिक मेथड कौन सा मेथड होता है जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को, किसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होते हो, तो वही मेथड आपका साइंटिफिक होता है। और वो स्टेप एक हायरार्की में होते हैं और वो स्टेप सारे के सारे लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल मीन्स कि आपने एक स्टेप परफॉर्म किया, देन यू गो फॉर द सेकंड स्टेप, देन यू गो फॉर द थर्ड स्टेप, और वो जो थर्ड स्टेप है वो ऊपर वाले 2 स्टेप से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है? तो हमारी साइंटिफिक मेथड कैसे है? सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या। बच्चा, अगर मैंने कहा कि बच्चा मेरी क्लास में एक्टिव नहीं है, तो मुझे पहले उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली ढूंढना है कि वो एक्टिव नहीं है, डिस्टर्ब्ड है, मतलब आई हैव टू डिफाइन दैट प्रॉब्लम। देन आई हैव टू कलेक्ट डाटा मतलब बच्चे के पास जाऊंगी, बात करने की कोशिश करूंगी, अदर टीचर से बात करूंगी, उसके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करूंगी, बच्चे का रिकॉर्ड देख लेंगे हम, तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि बच्चे का डाटा कैसा है। देन उस डाटा को मैं एनालाइज करूंगी, मतलब उस डाटा पे मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूंगी कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से एक बच्चा
नहीं पढ़ रहा है, देन ड्राइविंग मतलब मुझमें उसमें से तो कुछ मिलेगा ना, फिर मैं अपना एग्जीक्यूशन कर लूंगी, इसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद मेरी फाइंडिंग सामने आ जाएंगी कि मैंने ये सारे स्टेप्स किए और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी और एट लास्ट मेरे बच्चे में अब ये प्रॉब्लम नहीं रही है। ठीक है, और ये सारी चीजें हमें लोकल मीन से ही करनी है। लोकल मीन्स इन द सेंस कि हमें कोई भी एक्सपेंसिव चीजें नहीं यूज करनी है और हमें ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स यूज करने हैं जो आपकी लोकल डेली लाइफ में एज अ रिसोर्स आपकी कम्युनिटी में ही अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम कौन कौन सॉल्व कर सकता है, तो स्टेक होल्डर कर सकते हैं, मतलब आपके स्कूल के जो मैनेजर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो कर सकते हैं, टीचर कर सकता है, कंसर्न ग्रुप कर सकता है। मतलब मान लो स्कूल ने कमेटी ही बना दी है कि ग्रीवेंस कमेटी बना दी है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी एज रिगार्डिंग टू टीचर होगी, स्टूडेंट होगी, तो इन सभी चीज को कौन पूरा कर लेगा, वो कंसर्न ग्रुप। देन ग्रुप ऑफ टीचर भी कर सकते हैं, हो सकता है कि वही प्रॉब्लम नंबर ऑफ टीचर्स को सामने आ रही हो, मतलब एक बच्चा वही चीजें 4-5 क्लासेस में भी कर रहा है, तो ग्रुप ऑफ टीचर मिलके कर लेंगे। देन कोलैबोरेटिवली, ऐसा भी हो सकता है कि सब इंडिविजुअली कर लें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश, या सब मिलके कर लें कि सारे मिलके बैठते हैं, बच्चों से बात करते हैं, सब इकट्ठे डाटा कलेक्ट करते हैं, इन सारी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। देन स्पाइरल रूट कैसा होता है, स्पाइरल रूट कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लान करेंगे, देन एक्ट करेंगे, देन ऑब्जर्व करेंगे, देन रिफ्लेक्ट करेंगे। इफ यू फाइंड आर रिजल्ट, अगर हमें रिजल्ट मिल जाता है तो हम अपना प्रोसीजर यहीं छोड़ देंगे, और अगर हमें नहीं मिलता है तो हम फिर से क्या करेंगे, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, और ऐसे ही हम प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ऐसे ही हम लास्ट तक करते रहेंगे जब तक हमें अपना रिजल्ट नहीं मिल जाता है। मतलब जब तक हमारा रिजल्ट का क्या मतलब है, प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व तक नहीं पहुंच जाओगे, आप इस पाथ को क्या करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे। तो आपसे एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है PAOR की फुल फॉर्म क्या है, तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। प्लान मतलब पहले आप एक प्लान बनाओगे, एग्जीक्यूशन करोगे, एक्ट का मतलब एग्जीक्यूशन, यू हैव टेक द एक्शंस, देन ऑब्जर्व करोगे कि आफ्टर एक्शंस आपके बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, एंड देन हम क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसके बाद है पर्पस। अब हमें एक्शन रिसर्च करनी क्यों है, इसका क्या एम रहा होगा, ऐसे कौन से रीजंस रहे होंगे कि हमें एक्शन रिसर्च परफॉर्म करनी पड़े। तो सबसे पहले है जनरेशन ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। आपको किसी प्रकार के ज्ञान की जरूरत है तो आप इसीलिए उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। देन लॉजिकल कॉम्पिटेंस। लॉजिकल कॉम्पिटेंस का मतलब है कि हमें एक ऐसी मास्टरी तक पहुंचना है जो लॉजिकल हो, जो इमेजिनरी ना हो। देन स्कूल कल्चर को इनहेंस करने के लिए, अगर मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, 10 नहीं मानो सिंगल बच्चा भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके एनवायरमेंट में जितने बच्चे बैठेंगे, उसके साइड वाला बच्चा, उससे पीछे वाला, उससे आगे वाला, वो भी उससे क्या हो जाएंगे, उसकी वजह से उनपे भी इफेक्ट होगा, इफेक्टिव होंगे। ये इफेक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि अगर सारे बच्चे, एक बच्चा भी ऐसा करेगा तो आपकी क्लास में 10 बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जब 10 बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप एक अच्छे टीचर नहीं कहला सकते, क्योंकि वो 10 बच्चे आपकी क्लास में एक्टिवली इन्वॉल्व ही नहीं है। तो स्कूल कल्चर को, मतलब स्कूल का जो कल्चर है, क्योंकि बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते हैं, उसको इनहेंस करने के लिए हमें एक्शन रिसर्च की जरूरत पड़ी। देन डेवलपिंग ऑफ प्रोफेशनल या बिल्डिंग ऑफ प्रोफेशनल कल्चर। मतलब आपका टीचिंग एक प्रोफेशन है, तो आप अपने प्रोफेशनल कल्चर को भी इनहेंस करने के लिए कि यस यू आर अ गुड टीचर इफ इन योर क्लास ऑल लर्नर्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। देन है इरोडिंग सोशल चैलेंजेस। अब हमारे सामने जो सामाजिक रुकावटें या बाधाएं आती हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी हमें एक्शन रिसर्च की जरूरत पड़ी है। देन अ मीन ऑफ इंजेक्टिंग एडिशनल अप्रोच, मतलब एक एडिशनल अप्रोच को इंजेक्ट करने के लिए भी टीचिंग और लर्निंग में हम क्या लेके आए हैं,
एक्शन रिसर्च करके आए हैं। मतलब एडिशनल अप्रोच का मतलब है ये सारी चीजें तो हमारे पास थी जो ट्रेडिशनल थी कि हमें पढ़ाना है, हमें मटेरियल्स प्रोवाइड करने हैं, हमें प्रोजेक्ट वर्क देना, ये सारी चीजें थी। बट एक नई चीज आपकी टीचिंग एंड लर्निंग में आई है जिससे आप अपनी टीचिंग लर्निंग को क्या कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो। देन इससे क्या होता है आपका कंटेंट इनरिचमेंट, मतलब जो आप करिकुलम लेके चले हो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, उसकी भी इनरिचमेंट हो जाएगी। देखो एक्शन रिसर्च सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं की जा सकती, एक्शन रिसर्च करिकुलम में भी की जा सकती है। मान लो बच्चे की क्लास 4th में है और उसे बोल दिया जाए कि आप पूरा हमारा डाइजेशन सिखा दो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे एक एक चीजें सीख जाएं कि बाइल जूस कब रिलीज होता है, कौन से हमारे डक्ट्स में जाते हैं, क्या होता है, इन चीजों को बच्चा नहीं जान सकता। तो करिकुलम की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाने के लिए भी हमारी एक्शन रिसर्च की जरूरत पड़ी है, क्लासरूम को बेटरली मैनेज करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। देन पेडागोजिकल टेक्निक है, अभी मैंने बताया आपको कि एक एडिशनल अप्रोच है जिससे आपकी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो पेडागोजिकल का मतलब होता है कि चाइल्ड रिलेटेड है, पैडा रिलेटेड है मतलब चाइल्ड के बिहेवियर से रिलेटेड, और चाइल्ड के बिहेवियर को आप जानने की कोशिश कर रहे हो तो भी हमें एक्शन रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। अब टाइप्स क्या हैं, ये एक्शन रिसर्च का टाइप है एंड दैट बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च वो रिसर्च के टाइप थे। फर्स्ट है इंडिविजुअल टीचर रिसर्च। देखो नाम से समझ आ रहा होगा, जिसके अंदर हमारा एक ही व्यक्तिगत जो अध्यापक है, अध्यापिका है, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल टीचर रिसर्च, मतलब जहां पे एक टीचर है और उस टीचर के सामने ही कोई क्लासरूम प्रॉब्लम आ रही है तो वो खुद कोशिश कर रहा है अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। देन आते हैं कोलैबोरेटिव, जो मैंने तुम्हें बताया कि स्टेक होल्डर भी ले सकते हैं, कोलैबोरेटिव भी हो सकते हैं, मतलब जहां पे नंबर ऑफ टीचर हैं, 2 3 4 टीचर मिलके क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर ऑल पार्टिसिपेटरी इन द एक्शन रिसर्च होल प्रोसेस। तो वो सभी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये तब होता है जब सिंगल प्रॉब्लम एक सिंगल टीचर, इंडिविजुअल टीचर के सामने ना आए, वो नंबर ऑफ टीचर्स के सामने आए। क्लियर? देन स्कूल वाइज होती है कि पूरे स्कूल को वो प्रॉब्लम मिल रही है, जैसे कि टॉयलेट्स में नेस्टी कमेंट्स लिख देते हैं बच्चे, कुछ कुछ लिख के चले जाते हैं, ईव टीजिंग होती रहती है, हरासमेंट होती रहती है, जैसे सीनियर कर देते हैं। तो ऐसी कोई अगर प्रॉब्लम बच्चों के सामने आ रही है, नंबर ऑफ बच्चों के सामने आ रही है, इसे भी छोड़ो, इससे भी आसान मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है। तो प्राइवेट स्कूल वाले टॉन्ट कस रहे हैं बच्चों पे, तो ये हमारी स्कूल वाइज एक्शन रिसर्च होगी कि वो पूरा स्कूल उस टॉन्ट को, उन टीज को खत्म करने के लिए प्राइवेट स्कूल में जाके क्या एक्शंस दे रहा है या ले रहा है। क्लियर है? ओके, तो टाइप समझ आ गए, इंडिविजुअल एक टीचर एक प्रॉब्लम, ग्रुप नंबर ऑफ टीचर्स के सामने वही सेम प्रॉब्लम आ रही है, एंड स्कूल वाइज जब सेम प्रॉब्लम पूरे स्कूल के सामने आ रही है। क्लियर? देन आओ प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। सबसे पहले जब मैंने तुम्हें बताया कि सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफिकेशन करनी है अपनी प्रॉब्लम की कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, जब आप अवेयर होगे कि मेरी प्रॉब्लम ये है। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, लाइक आप पढ़ने बैठते हो और आपको लगता है कि ना मेरा दिन बहुत छोटा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, तो मुझे एग्जैक्ट देखना पड़ेगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मैं ज्यादा फोन तो नहीं यूज कर रही हूँ, मैं दिन में सो तो नहीं जाती हूँ, या मैं अपने टाइम्स में ज्यादा अपने काम में ज्यादा टाइम तो नहीं कंज्यूम कर रही हूँ। मतलब एग्जैक्ट मुझे प्रॉब्लम ढूंढनी है, तभी उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के आप स्टेप उठाओगे। तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे और उसे एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे कि यस दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, आप एक लाइन की फॉर्मेट में लिख दोगे। देन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फर्स्ट यही है कि आपको आपकी प्रॉब्लम को जानना है, ढूंढना है। देन स्टेट द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बना देनी है। और किस चीज का ध्यान रखना है, आपको इतनी बड़ी लेंथी प्रॉब्लम नहीं बनानी है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, उसका रीजन है कि मैं इंस्टा चला लेती हूँ, मैं बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ। नहीं, आपको ब्रीफ लिखना है और क्लियर होना चाहिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम समझ आए कि आपके सामने प्रॉब्लम क्या थी और आपने क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया। देन है बैकग्राउंड। अब सेकंड स्टेप आता है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब है
नेचर, नेचर मतलब बच्चे जो भी प्रॉब्लम हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो फिजिकल किसी डिफॉर्मिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टीचर इनकॉम्पिटेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जैसी भी प्रॉब्लम है उसका नेचर जानना है कि उस प्रॉब्लम का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब वो प्रॉब्लम बहुत सीवियरली हाई हो गई है या अभी लो है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब अगर प्रॉब्लम की इंटेंसिटी इतनी हाई हो गई है तो आपको आपके जो एफर्ट है वो ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अगर प्रॉब्लम जस्ट स्टार्ट हुई है तो उसको क्योर करने के लिए आप इजी स्टेप्स में भी कर सकते हो। तो बैकग्राउंड में क्या क्या जानना है, प्रॉब्लम का अराइज होने का रीजन ही क्या है, प्रॉब्लम सामने ही क्यों आई है। ठीक है, पहले प्रॉब्लम के बैकग्राउंड जानते वक्त आप ये भी ध्यान रखोगे कि प्रॉब्लम आई क्यों है, क्या रीजंस रहे हैं। नीड, क्या जरूरत रही है इस प्रॉब्लम की, मतलब अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगी तो क्या होगा, अगर करूंगी तो क्या होगा। तो नीड क्या है, जरूरत क्या है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरे बच्चे मेरी क्लास में बच्चा बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे। एंड व्हेन दे आर इनडिसिप्लिन तो दे आर नॉट इफेक्टिवली एक्टिवली लिसनिंग माई जो भी थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन है। देन वाई इंपॉर्टेंट फॉर द लर्नर, अब ये तो मेरी बात हो गई कि मेरी क्लास में बच्चा बहुत इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा तो आई एम नॉट अ गुड टीचर, ये मेरी बात है। लर्नर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर वो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा है तो उसके ग्रेड्स कम हो जाएंगे, उसे इन्फॉर्मेशन नहीं गेन होगी, और जब वो नेक्स्ट क्लासरूम में चला जाएगा या नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा एल्स तो वो प्रमोट ही नहीं होगा। अगर वो इतने ज्यादा चीजें कर रहा है अपनी क्लास में और अगर प्रमोट हो जाता है तो वो वही सारी डिफिकल्टी कॉन्टिन्यूसली होती चली जाएंगी एंड ही और शी गोइंग टू बी अ डल स्टूडेंट। क्लियर। थर्ड है आइडेंटिफाई रिसर्च क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट में बनाना है, आपको फॉर्मेट में बनाना, क्वेश्चन की फॉर्मेट में क्या बनाना है जिसका आपको आंसर ढूंढना है। जैसे मैंने कहा कि मेरी क्लास में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट रहते हैं, तो मैं पहला अपना क्वेश्चन ये बना सकती हूँ कि क्या मेरी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है एब्सेंटीज हैं। सेकेंड क्वेश्चन मैं ये बना सकती हूँ द रीजन बिहाइंड द एब्सेंटीज, वाई द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। फर्स्ट तो मैंने ये बना लिया कि बच्चे रहते हैं, क्या रहते हैं। सेकेंड मैंने ये बना लिया कि वाई दीज आर एब्सेंट, ये क्यों रहते हैं। थर्ड मैंने ये बना लिया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज एब्सेंटीज। अब इन क्वेश्चंस का मुझे क्या ढूंढना है, आंसर्स ढूंढने। Realizing the need of the solving problem, the practitioners think of finding answer of certain data। मतलब मुझे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन फॉर्मेट में इसीलिए बनाना है क्योंकि मैं जाके उनके आंसर ढूंढने वाली हूँ। ट्रांसलेट द रिसर्च क्वेश्चन टू द प्रेडिक्शन और एक्सपेक्टेड आउटकम। और हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन है उन्हें ऐसे बनाना है कि हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। क्लियर। यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा, मैं एक बच्चे के एक्शन रिसर्च ड्रॉप कर दूंगी कि एक्शन रिसर्च बनती कैसे है, क्योंकि इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ एससीपी। तो आपके स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में भी आपको एक एक्शन रिसर्च परफॉर्म करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा डालना होगा या फिर आपको किसी बच्चे की जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड थी आपको उसका डाटा प्रोवाइड करना होगा। सॉरी। देन आप क्या करोगे, कलेक्टिंग डाटा। अब डाटा कलेक्ट करने के स्टेज पे आ जाओगे। आपने प्रॉब्लम ढूंढी, डिफाइन किया, क्यों आई है, रिसर्च क्वेश्चंस बना लिए। देन आप डाटा कलेक्ट करोगे, मतलब आपके टूल्स हो सकते हैं आपके पास डाटा कलेक्शन के। आप क्वेश्चनियर, बच्चे से क्वेश्चन परफॉर्म करा दो, आपने क्वेश्चन पेपर दे दिया, बच्चे को देख लिया, अपने बच्चा कर ही नहीं पा रहा है तो मैं जाकर आंसर ढूंढ रही हूँ कि क्यों नहीं कर पा रहा है। इंटरव्यू ले लो, पर्सनल टॉक कर सकते हो आप, 1-to-1 पूछ सकते हो। अपने बच्चे को सामने खड़ा किया और आप बात कर रहे हो बच्चे से, मतलब इंटरव्यू ले सकते हो। देन ऑब्जर्वेशन स्केल, आप कुछ दिनों के लिए बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हो और देन स्केलिंग कर सकते हो। इसके बाद चेकलिस्ट होती है येस और नो में, येस और नो। तो आपको ऐसे टिक कर देना है कि द स्टूडेंट इज एन एवरेज स्टूडेंट, तो मैंने टिक कर दिया येस, इफ नॉट तो नो। ठीक है, ऐसे चेकलिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। देन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस का मतलब है सबसे पहले आपकी जो एनालिसिस होनी चाहिए वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि आप अच्छे से ढूंढ रहे हो कि क्या रीजन थे, कैसे हुआ, क्या रीजन है, क्यों बच्चे के सामने ये प्रॉब्लम आई, मुझे सॉल्व कैसे करना है, मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, तो मुझे ढंग से एनालिसिस करनी है। देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब जैसे आप ग्राफ बना सकते हो, आप टेबल फॉर्मेट बना सकते हो कि मैं एक टेबल बना रही हूँ जिसमें मान लो एक बच्चा है सूरज,
उसका डाटा लिख दिया, इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, मैथ्स में मार्क्स हैं, साइंस में मार्क इतने हैं, एसएसटी में इतने हैं। तो ये सारी जो टेबुलर फॉर्म है, सारी टेबुलर द ग्राफिकल फॉर्म, ये स्टैटिस्टिकल डाटा कहलाता है। और ये बनाया क्यों जाता है? हमारी प्रॉब्लम को प्रिसीजन तक दिखाने के लिए, कि ये मेरी प्रॉब्लम बहुत प्रिसाइज है, और क्लियरिटी दिखाने के लिए। देन सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी नोट डाउन कर सकते हो कि बच्चे ने पहले ऐसा काम किया, अब ऐसा कर रहा है, अब ये कर रहा है। और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज का मतलब है, मान लो मैंने बच्चे की दिनचर्या देख ली है पूरी पूरी, की डेली रूटीन क्या है बच्चे का, कि 6 बजे उठता है, ठीक है, 8 बजे स्कूल आता है, 8 से 2 बजे तक स्कूल रहता है। फिर मैंने देखा कि पूरे दिन गेम्स खेलता है, मैंने उससे उसकी जब डेली रूटीन पूछा उसका, तो पूरे दिन गेम खेलता रहता है, और रात को क्या हो जाता है, 9 बजे सो जाता है बच्चा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मुझे पता चला कि उसकी तो लर्निंग की हैबिट है ही नहीं। वो जस्ट स्कूल में उसे जैसे भी प्रेशराइज करके भेज दिया जाता है, बट ही इज नॉट एबल टू लर्न इटसेल्फ। तो कर ही नहीं रहा है, बट वो कर ही नहीं रहा है। देन उसका स्केड्यूल देखना है। उसका स्केड्यूल देखने का मतलब उसका पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो आपको नोटिफाई कर लेनी है। देन आता है रिपोर्टिंग रिजल्ट। अब आपको आपने सारी चीजें कर ली हैं, तो आप ड्राइव्ड रिजल्ट तक पहुंचोगे कि मैंने ये सब करने के बाद मुझे ये ड्राइव रिजल्ट मिले हैं। यहाँ पे आपको रेमेडियल स्टेप लिख देने हैं कि यू हैव जस्ट टू राइट डाउन कि ये रेमेडियल स्टेप हो सकते हैं। सजेशंस दे सकते हो, पेरेंट्स को दे सकते हो, किसी और को दे सकते हो। देन है रिक्वायर्ड एक्शंस। अब आपको कोई एक्शंस प्रोवाइड करने हैं कि यहां से मुझे डाटा मिल गया, सारी चीजें मिल गई, यहाँ पे मैं सॉल्विंग चीजें कर रही हूँ। इसके बाद रेमेडियल एक्शंस। अब वहां पे आपने नोटिफाई कर दिया था कि क्या मेरे रेमेडियल एक्शन करेंगे, यहाँ पे मैं उनका स्टेप आउट कर लूंगी, उन्हें ले लूंगी, ठीक है। तो मेरी प्रॉब्लम के लिए जो भी मेरे रिक्वायर्ड रहेंगे मैं वो स्टेप्स परफॉर्म कर लूंगी। क्लियर? आया आपको पूरा प्रोसीजर समझ कि आइडेंटिफाई करना है, बैकग्राउंड जानना है, रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं, प्रेडिक्शन करना है, डाटा कलेक्शन करनी है, डाटा एनालिसिस करनी है, देन आपको आपका रिजल्ट देना है, फिर उसके बाद रेमेडियल स्टेप लेने हैं। क्लियर है? अब आती है रिटन, मतलब आपको लिखनी कैसे। मैंने कहा ना कि आपको लिखनी भी है, जब आप एससीपी के दौरान जाओगे तो आपको लिखनी भी है। देन इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी एक्शन रिसर्च को इंट्रोड्यूस करोगे, देन उसकी बैकग्राउंड बताओगे। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, क्योंकि आपको पता है। बैकग्राउंड बताओगे अपनी स्टडी का, मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे ही आपको आपका प्रॉब्लम डिफाइन कर देना है। क्लियर है? इसके बाद है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब आप अपने उद्देश्य बनाओगे छोटे छोटे कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो मेरे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आफ्टर टेकिंग द एक्शन रिसर्च माय स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न द टॉपिक इफेक्टिवली। मतलब कोई टॉपिक नहीं लर्न कर रहा है तो वो टॉपिक उसे अच्छे से समझ आ जाएगा। बीइंग अ मैथ्स टीचर, कि यहाँ मेरे सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, वो पहले ही अपना ना दिमाग सेट करके चलते हैं कि मैथ्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो हमें आएगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे करके। इसके बाद आती है सैम्पलिंग। आपने जो सैंपल बनाया है अपना, जो भी डाटा के जो भी बच्चा लिया है आपने, स्टूडेंट्स लिए हैं, जैसे भी मतलब सैंपल जैसे भी आपने लिया है, फिर डाटा कलेक्ट किया है उसके लिए, देन डाटा को एनालाइज किया है, रिजल्ट और फाइंडिंग आपने दे दी है, देन डिस्कशन और इम्प्लीकेशंस। यहाँ पे आप अदर टीचर से बात भी कर सकते हो कि मैंने ये किया, तो उन्हें भी एक फॉर्मेट मिल जाएगा कि कैसे काम करना है, और आप देन उसकी इम्प्लीकेशंस दे सकते हो। आप बच्चे के ऊपर वो चीजें एप्लीकेबल कर सकते हो। इसके बाद आपको कंक्लूजन प्रोवाइड करने हैं। ये मैं स्टेप्स बता रही हूँ, जैसे आपको आपके रिसर्च एक्शन रिसर्च लिखनी है आपकी फाइल के अंदर। देन आपको रेफरेंसेस देने हैं कि आपको कहाँ कहाँ से ये चीजें आपने सर्च किया, आपने गूगल किया, क्रोम किया, आपके टीचर ने हेल्प की, एनसीईआरटी की बुक की हेल्प ली, या कोई आपकी जैसे करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन में है तो उसमें से आपने हेल्प ली, तो आपको रेफरेंसेस डाल देने कि कहाँ से आपने किया। देन अपेंडिसेस क्या होते हैं, आपके जो भी रिसर्च क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे क्वेश्चंस एज अ फॉर्मेट क्वेश्चनियर हमारा अपेंडिसेस हो जाएगा। क्लियर? देन एक्शन रिसर्च के क्या फायदे हैं, हमारी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम साइंटिफिकली सॉल्व हो रही है ना। हम एक सेम स्टेप ले रहे हैं और सभी वो सेम स्टेप ले रहे हैं, तो हमारी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो रही है। और ऐसे स्टेप्स उठाने से एक फायदा और हो रहा है कि आपके सामने ऐसी कोई चीजें नहीं बचती जिसपे आपने ध्यान ना दिया हो। जब टीचर एक अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा क्लास में, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी तो वो एक अच्छा टीचर कहलाएगा। इमेज अच्छी बिल्डअप हो जाएगी कि देखो
कभी से एक बच्चा था जो पढ़ नहीं रहा था, मतलब 2 महीने हो गए थे, 3 महीने हो गए थे, सब टीचर्स ने बहुत कोशिश की उसे सॉल्व आउट करने के लिए, बस ऐसा नहीं हुआ। बट जो स्पेसिफिक टीचर था जिसने एक्शन रिसर्च परफॉर्म की, उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो जो वो टीचर है उसकी इमेज भी बिल्डअप हो जाएगी। यस, दैट और दैट टीचर हैज द एबिलिटीज टू सॉल्व, मतलब उसके पास इतना कैलिबर है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया। अगर एक बच्चा है वो हमेशा से डल रहा है, उसने कभी पढ़ाई नहीं की, और एकदम से वो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो और उसका लर्निंग में ध्यान चला जाता है, तो उसका मोरल भी बूस्ट हो जाएगा कि हाँ मैं भी एक अच्छा बच्चा बन सकता हूँ। कमिटमेंट इंप्रूव हो जाएगी, मतलब जब एक टीचर की कमिटमेंट जरूर होती है कि वो अपने क्लास के हर एक बच्चे को पढ़ाएगा अच्छे से और इफेक्टिवली पढ़ाएगा, जो कम्युनिटी में जाके कहीं ना कहीं बच्चा उसे यूज कर लेगा। देन पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट, जब स्कूल में इतनी सारी प्रॉब्लम होते हुए भी आप उस प्रॉब्लम को साथ साथ सॉर्ट आउट कर लोगे, तो ये फायदा होगा कि स्कूल की इमेज भी बिल्डअप होगी और स्कूल का जो क्लाइमेट है, जो एनवायरमेंट है, वो बहुत कंडसिव हो जाएगा और इजीली बच्चे उसमें लर्न कर पाएंगे। इसके बाद है लिमिटेशंस। लिमिटेशन का मतलब है आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो, आपके सामने स्टूडेंट आ गया है जिसने कोई भी मिसबिहेव किया है या जिसको कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हो, डाटा एनालाइज कर रहे हो, पेरेंट्स से बात कर रहे हो, अदर टीचर से बात कर रहे हो, देन इट विल कोस्ट योर टीचिंग टाइम। ये सारे आपके टीचिंग टाइम को कोस्ट करेंगे। आई नो कि एज अ टीचर हमारे पास कितना एक्स्ट्रा टाइम होता है इन एक्स्ट्रा वर्क को परफॉर्म करने के लिए। मनी वाइज भी हो सकता है कि आप कोई डाटा बना रहे हो, आप मैंने कहा स्टैटिस्टिकल टूल बनाना है, आपको पेरेंट्स से कॉल करनी है, तो इन सारी चीजों में हो सकता है कि आपका एक्सपेंस भी हो जाए। ये भी देखो फाइंडिंग जो है जनरलाइजेबल नहीं है, एक्शन रिसर्च की फाइंडिंग जनरलाइजेबल नहीं होती। मान लो मैंने कहा कि मेरी क्लास में बच्चा नेल बाइटिंग करता है, मैंने अपनी एक्शन रिसर्च परफॉर्म की और मेरी क्लास में उस बच्चे ने नेल बाइटिंग करना छोड़ दिया है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि उसने एसएसटी की क्लास में नेल बाइटिंग करना छोड़ दिया है? हो सकता है कि उन टीचर से मेरे बारे में वो जानता है, मुझे जानता है, उसने देखा है कि मैम नोटिफाई करते हैं, नोटिस करती हैं, तो मुझे ये चीजें नहीं करनी है, बट वो उस टीचर के रिगार्डिंग कुछ नहीं जानता और वो देखता है कि टीचर इतना ध्यान मुझ पर नहीं दे रहा, तो मैं इस प्रॉब्लम को जनरलाइज नहीं कर सकती कि अगर मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो वो बच्चा इन फ्यूचर कभी रिपीट ही नहीं करेगा। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एट द कॉस्ट ऑफ क्लासरूम, मैंने ये बताया आपको कि ये सारे काम आपको क्लासरूम में पढ़ाते हुए ही लेने होंगे या फिर आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर के दौरान ही लोगे। वैलिडिटी चैलेंज, वैलिडिटी मैं वही कह रही थी अभी फ्यूचर में, मान लो एक बच्चे ने आज वो हैबिट छोड़ दी है पर वो क्लास 6th में गया है, अभी वो 5th में था, उसने फिर वही चीजें शुरू कर दिया, तो वैलिडिटी कैन बी चैलेंज्ड। आप ये नहीं कह सकते आपने एक बार प्रॉब्लम सॉल्व की और वो हमेशा के लिए सॉल्व हो गई है। देन रिसर्च एक्सपीरियंसेस, लैक ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, मतलब जो हमारे टीचर्स होते हैं, आपसे ये चीजें क्यों कराई जा रही हैं? आपसे ये चीजें इसीलिए कराई जा रही हैं कि आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने क्लासरूम कल्चर को इनहेंस कर दो। पर ऐसा भी हो सकता है किसी ने रिसर्च के बारे में सुना ही ना हो, एक्शन रिसर्च के बारे में। हमारे जो ऑलरेडी वर्किंग टीचर्स हैं, अगर उन्हें इन सर्विस सेमिनार्स ना दिए जाए तो उन्हें ये चीजें एडवांस टेक्नोलॉजी का पता भी ना चले, मतलब एडवांस पेडागोजी का। देन कॉन्फ्लिक्ट टीचिंग एंड रिसर्चिंग, अब ये भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि मैं टीचर हूँ या रिसर्चर हूँ, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं ये रिसर्च क्यों कर रहा हूँ, मतलब इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रोल ऑफ अ टीचर। क्लियर? सो एक्शन रिसर्च आपको पूरी क्लियर हो गई है, क्या प्रोसीजर है, हाउ टू राइट, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्लियर है, किसने दी है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लास एक्शन रिसर्च। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका आंसर पिन कर दूंगी। कीप गोइंग एंड आवर फेवरेट कीप लर्निंग स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।